हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप एकदम बेहतरीन होंगे, अमेजिंग से होंगे, शानदार होंगे और तैयार होंगे अपने कंपनी लॉ के धूम धड़ाके वाला बाप ऑफ ऑल मैराथन्स के लिए। भाई लोग, यहाँ पे आज अपन लोग चालू करने वाले हैं एक छोटे से चैप्टर के साथ। प्यारा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है, आपके पार्ट ए में आता है एंड रफली अगर बात करें तो एग्जाम्स के अंदर 5 to 7 मार्क्स का आता है। सर, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ 2-3 केस लॉस भी देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के साथ आज शुरू करते हैं, आज आगाज करते हैं, मज़े से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सर, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा चैप्टर चार्जेस। ठीक है भाई साहब, चार्जेस क्या बात करता है, क्या नहीं करता है, इसके केस लॉस क्या हैं, ये सारी बातें अपन लोग करेंगे और साथ ही साथ में अपन लोग समरी नोट्स भी बनाएंगे। मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग इसको अभी क्लासरूम प्रोग्राम में देख रहे हैं या फिर सब्सिक्वेंटली यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे या जो भी सिस्टम है उस पर देखेंगे, प्लीज़ साथ ही साथ में मेरे साथ ये समरी नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना, ताकि यार आप लोग मेरे साथ बने रहो और मस्त तरीके से अपन मैक्सिमम रफली अराउंड 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को रैप अप कर दे, एकदम फन्नाटेदार तरीके से। यार याद रखना, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, अगर आपको ये मैराथन अच्छा लगता है, अगर दिल में एकदम ऐसे हो करके अगर अग्नि प्रज्वलित होती है कि यार मज़ा ही आ गया, तो यार प्लीज़ अपना मज़ा एकदम कीबोर्ड की उंगली पे दबा के लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर कर देना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार्जेस की। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग पॉइंट पॉइंट समझेंगे। सर, चार्जेस होता क्या है? हम लोग कहते हैं कि सर, कंपनी के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, अपने खुद के एसेट्स होते हैं। सर, इन एसेट्स के ऊपर वो कभी कभी एक तरीके का सिक्योरिटी क्रिएट करके लोन लेती है। भाई, लोन लिया है ये दुनिया को बताना भी तो पड़ेगा। भाई, आपने अगर दुनिया को नहीं बताया और कल को तुमने कोई फ्रॉड कर दिया तो दुनिया तो तुम्हें चोर है करके चिल्लाने लगेगी। तो सर, इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दुनिया को बताया जाए। सर, दुनिया को बताने के लिए बेस्ट पर्सन कौन है? भाई, हमारे पूरे सिस्टम की बहू कौन है या फिर हमारे पूरे सिस्टम की बुआ कौन है जो कि पूरी दुनिया में ये इंफॉर्मेशन फैला देगी? वो है आपकी आरओसी। भाई, आरओसी को बता दो, दुनिया को पता चल जाएगा और सर दुनिया में डीम्ड भी हो जाएगा। अगर आरओसी को पता है तो मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि दुनिया को ये बात पता है। सर, ये जो आरओसी को इन्फॉर्म करने का तरीका होता है, जो ये आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है कि हमने अपने किसी एसेट पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट किया है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? चार्जेस। क्या कहते हैं बच्चों? चार्जेस। सर, याद रखिएगा, चार्जेस आपके एक कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है। कंपनी लॉ इसके बारे में बात करता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ कंपनी लॉ इसके बारे में बात करता है, तो सर ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के केस में ही एप्लीकेबल होती है। अगर आज बीइंग एन इंडिविजुअल मैं कोई लोन लेता हूँ और मैं अपना घर गिरवी रखता हूँ, तो मुझे चार्जेस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ कंपनी। बहुत ही बढ़िया। सर, चार्जेस अगर अब हम लोग बात करें, सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है और बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। सर, डेफिनेशन क्या है? चार्जेस मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट of a company or any of its undertaking or both as a security and includes a mortgage। तो भैया, इन्होंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है और बोला है कि यार आपकी जो चार्जेस हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा। सर, अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर
या फिर कोई लियन क्रिएट किया गया किसी प्रॉपर्टी के ऊपर। लियन क्या होता है कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लूंगा अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो, या फिर प्रॉपर्टी तुम्हारी मेरे पास रखी हुई है, मैं तुम्हें रिटर्न नहीं करूंगा जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट या लियन हो गया। किस पे क्रिएट किया जा रहा है सर? प्रॉपर्टी, एसेट्स या फिर कोई भी प्रकार की अंडरटेकिंग पे। यानी सर कंपनी के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कंपनी की कोई सब्सिडरी है सर, उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। तुम किसी पे भी चार्ज क्रिएट करो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर क्रिएट अगर हुआ है तो वो किस सेंस में होना चाहिए? या तो सिक्योरिटी के फॉर्म में होना चाहिए या तो मॉर्टगेज के फॉर्म में होना चाहिए। मॉर्टगेज का हिंदी अनुवाद क्या होता है? गिरवी रखना। आपने सुना होगा, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? मॉर्टगेज। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल नेचर की है, अगर वो सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो कि भाई तू ये रख और मेरे को इसके बदले में पैसा दे दे, ये होता है हमारा क्या? प्लेज। याद रखना ये चीज़, है ना। और सर हाइपोथिकेशन क्या होता है? ये तुम पढ़ के मुझे बताओगे और मेरे को कमेंट में बताओगे कि सर प्लेज, मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि चार्जेस आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं चार्जेस को अगर डिफाइन करूँ तो मैं चार्जेस को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए कह सकता हूँ कि यार दो पार्ट्स में आपके चार्जेस का क्लासिफिकेशन हो सकता है। सर दो पार्ट में कैसे होगा? पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द चार्ज, और दूसरा होता है हमारा बच्चों क्या? कंडीशन ऑफ चार्ज। सर नेचर ऑफ चार्ज के अंदर दो तरीके के आएंगे हमारे पास, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। सर पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स चार्ज की। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर पर्टिकुलर एसेट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। भाई मैंने अगर मान लीजिए इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट किया हुआ है, आइडेंटिफाइड है, ये मोबाइल फ़ोन ही है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, तो सर इसको हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर चार्ज या फिर फिक्स्ड चार्ज कि यार आपका एक एसेट आइडेंटिफाइड है और उस पर ही पूरा काम हो रहा है। जबकि ऑन द अदर हैंड हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? आपने जनरल किसी एसेट पे क्रिएट किया हुआ है एंड स्पेसिफिक एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइड। आपका जो भी स्पेसिफिक एसेट है वो आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है सर, ये आइडेंटिफाई कब होता है या फिर ये आपका फिक्स्ड कब होता है, उसको हम लोग कहते हैं, या फिर उस स्टेप को हम लोग कहते हैं जहाँ पे आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी एसेट आइडेंटिफाई हो जाती है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं या उस स्टेप को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज कब होता है? यानी कि ये जो आपका कन्वर्जन हो रहा है फ्लोटिंग चार्ज से फिक्स चार्ज के अंदर, ये कब होता है? ये होता है जब आपका जो बोरोवर होता है वो फेल कर जाता है पैसा पे करने को। तो सर उस समय पे अपना जो लेंडर होता है या फिर क्रेडिटर होता है वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि यार जो मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था ना, अब उसको कन्वर्ट करो, अब उसको तुम फिक्स चार्ज के अंदर कन्वर्ट करो, मेरे को एसेट्स आइडेंटिफाई करके दो, ताकि कल को कोई भी अगर घपलेबाजी होती है तो भाई मैं तुमसे पैसा वापस मांग सकूँ या फिर तुम्हारे एसेट को बेच सकूँ। ये होता है हमारा क्या? फ्लोटिंग चार्ज को जब हम फिक्स चार्ज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये बात याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बेसिस पे, सर आपके फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज के अंदर डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली बात है, और इस डिफरेंस को कई बार पूछा भी जाता है। सर क्या डिफरेंस होता है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिक्स चार्ज एंड आपके फ्लोटिंग चार्ज की? एक सेकेंड।
सर सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यार आपका जो फिक्स चार्ज होता है वो किसी पर्टिकुलर एसेट पे क्रिएट होता है, पर्टिकुलर एसेट, जबकि नो सच पर्टिकुलर एसेट सर एट द टाइम ऑफ पेमेंट इनको प्रायोरिटी मिलेगी, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। सर यहाँ पे एसेट आपका डिफाइंड है, असर्टेंड है, जबकि फ्लोटिंग चार्ज में आपका जो एसेट है वो वेरिएबल है, मूविंग है, दैट कीप्स चेंजिंग। तो सर ये हमारे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम लोग कहते हैं कि यार आपके इसके अंदर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन योर फ्लोटिंग चार्ज एंड फिक्स चार्ज के अंदर आते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे याद रखिएगा जो कंपनी होती है, कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर के बिना कंसेंट के यहाँ पे ये नहीं बेच सकते प्रॉपर्टी को, जबकि फ्लोटिंग चार्ज के केस में दे कैन सेल द प्रॉपर्टी। क्योंकि ये जो फ्लोटिंग चार्ज वाली आपकी प्रॉपर्टी होती है ये यूजुअली स्टॉक इन ट्रेड होती है, यूजुअली स्टॉक इन ट्रेड होती है। ठीक है, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। एक बार चैट में बता दो, इतना तुम लोग साथ में हो, जल्दी से बता दो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सर कंडीशन ऑफ चार्जेस के बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि यार आपके तीन तरीके के चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं। पहला होता है सर आपका पेरी पासो चार्ज, दूसरा होता है सर एक्सक्लूसिव चार्ज, और तीसरा होता है सर हमारा फर्दर चार्ज। सर पेरी पासो चार्ज का मतलब क्या होता है, जब मल्टीपल क्रेडिटर्स के साथ इन द प्रपोर्शन ऑफ मनी, इन प्रपोर्शन ऑफ मनी या फिर क्रेडिट, द चार्ज इज क्रिएटेड। यानी भाई आपके मल्टीपल क्रेडिटर्स एक साथ आ गए हैं, मल्टीपल क्रेडिटर से आपने पैसा लिया है, किसी से 1 करोड़ का, किसी से आपने 3 करोड़ का ले लिया, किसी से 50 लाख का लिया है, मल्टीपल अलग अलग वेरिएशन में आपने पैसा ले रखा है, तो आप चार्ज एक ही प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर रहे हो। और भाई जो भी वेरिएशन है, जो भी आपका प्रपोर्शन है, उस प्रपोर्शन में आप यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो। लेट सपोज मैंने 10 करोड़ का लोन लिया था अलग अलग एंटिटी से, किसी से 1 का, किसी से 5 का, किसी से 3 का, और किसी से 50 का, और एक और से 50 का। मेरे पास 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। भाई अब मैं 25 करोड़ की प्रॉपर्टी को इन सब के बीच में डिवाइड कर दूंगा बेसिस देयर प्रपोर्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाई पेरी पासू चार्ज। अगला आता है एक्सक्लूसिव चार्ज। ये तो नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, व्हेन वन द चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन सिंगल लेंडर। चार्ज इज इन फेवर ऑफ वन सिंगल लेंडर। और सर फर्दर चार्ज का मतलब क्या होता है, फर्दर चार्ज का मतलब होता है कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी पे पहले एक क्रेडिटर का चार्ज क्रिएट किया गया था, फर्स्ट चार्ज वाज क्रिएटेड, and then subsequently another charge was created, in favor of another person.
तो भाई अगर एक ही प्रॉपर्टी पे मल्टीपल चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, पहले एक का चार्ज क्रिएट किया फिर दूसरे का चार्ज क्रिएट किया गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फर्दर चार्ज। अच्छा, जब भी मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एसेंशियल बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है सर, चार्ज के लिए हम लोग कहते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होना जरूरी होते हैं। फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सर वो 3 थिंग्स कौन सी है? पहले तो एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। इसमें याद रखना, एक होगी आपकी कंपनी जो कि होती है आपकी बोरोअर, जबकि दूसरी होती है आपकी क्रेडिटर। और सर इस क्रेडिटर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? क्रेडिटर को हम लोग यहाँ पे कहते हैं चार्ज होल्डर। प्लीज याद रखिएगा, क्रेडिटर को यहाँ पे बोला जाता है चार्ज होल्डर। क्या कहा जाता है बच्चों? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर इस व्यक्ति को कहा जाएगा। सर दूसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि यार आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2 पार्टीज है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए जिसके ऊपर आपका चार्ज क्रिएट किया जाएगा। और तीसरा हम लोग कहते हैं जो होना कंपलसरी है वो है आपका एग्रीमेंट, कि भाई पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए तभी चार्ज बन सकता है, अदरवाइज चार्ज बनने का कोई सेंस ही नहीं बनाता। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि यार सर चार्ज क्या किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आप मूवेबल पे क्रिएट करो, इमूवेबल पे क्रिएट करो, अंडरटेकिंग पे क्रिएट करो, आप कोई डेटर पे क्रिएट करो, आप कोई राइट ऑन रिसीविंग मनी पे क्रिएट करो, हमें एब्सोल्युटली चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, चार्ज क्रिएट करने के लिए सबसे एसेंशियल जो चीज़ होती है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। आपने अगर सिर्फ कोई फॉर्म भर लिया, आपने अगर कोई सिर्फ अपना पर्सनल एग्रीमेंट कर लिया तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। सर रजिस्टर किसके पास करेंगे? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास उसको हम लोग रजिस्टर करेंगे। और अगर आप मेरे से पूछते हैं तो पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंटली। पहला है रजिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका डी रजिस्ट्रेशन या फिर रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप भाई अपनी सिक्योरिटी को रिलीज़ करा रहे होते हो या फिर चार्ज को आप ख़त्म करा रहे होते हो। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको स्टार मार्क करके भी चल सकते हो। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन नंबर 77 यहाँ पे बात करता है। सर सेक्शन नंबर 77 क्या बोलता है कि यार आपकी जो कंपनी है कायदे से इसकी ड्यूटी बनती है कि ये चार्ज को रजिस्टर कराए। सर कितने दिन में रजिस्टर कराना चाहिए? विद इन 30 डेज ऑफ द एग्रीमेंट। कायदे से कितने दिन में कराना चाहिए? 30 दिन के अंदर रजिस्टर कराना चाहिए। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई कि 30 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करनी चाहिए। सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है 30 डेज में तो एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? द आंसर इज यस। सर आपको एक्सटेंशन मिल सकता है फर्दर 30 डेज का, बट यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी एडिशनल फीस। और सर अगर आप इन 30 डेज में भी नहीं रजिस्टर करा पाते हो तो आपको 60 डेज और मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 60 डेज और ले लो, पर यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल फीस प्लस एड वेलोरम फीस। सर एड वेलोरम फीस क्या होती है? जब आप परसेंटेज बेसिस पे, द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड के परसेंटेज बेसिस पे जब आप चार्ज करते हो फीस, उसको हम लोग कहते हैं एड वेलोरम फीस। तो अगर परसेंटेज बेसिस पे फीस मांगी जा रही है तो वो आपकी एड वेलोरम फीस होती है। सर कंपनी जो होगी यहाँ पे किसके पास रजिस्टर कराएगी अपना जो ये है चार्जेस है? ROC के पास रजिस्टर कराएगी। सर अगर मान लीजिए कंपनी ये 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं करा पाती है, नॉट एबल टू रजिस्टर, तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो लेंडर है वो अगर चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए मूव कर सकता है। सर लेंडर कैसे मूव करेगा? लेंडर जाएगा ROC के पास और ROC को जाके बोलेगा कि आप इस चार्ज को रजिस्टर करो प्लीज़। सर ROC क्या ऐसे ही रजिस्टर कर लेगा क्या? द आंसर इज नो। लेंडर कैन go to ROC for registration.
सर लेंडर जाएगा आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए और बोलेगा कि अरे आप इसको ना रजिस्टर कर लो, ये जो कंपनी है ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई है 30 डेज के अंदर अंदर। सर आरओसी यहाँ पे क्या करेगा, आरओसी यहाँ पे नोटिस इशू करेगा टू द कंपनी, नोटिस टू कंपनी, और बोलेगा कि शो कॉज दो, क्यों हमें इस चार्ज को क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी शो कॉज दे पाती है, यानी कि कंपनी एक्सप्लेन कर पाती है, कैन एक्सप्लेन, तो ऐसे सिचुएशन में तो चार्ज नहीं क्रिएट होगा। कैन एक्सप्लेन तो नो चार्ज, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। बट अगर आरओसी कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो सर ऐसे सिचुएशन में आपका 14 डेज के अंदर अंदर क्या कर लिया जाएगा बच्चों, 14 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ये बात हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये बात आपके लिए यहाँ पे समझने वाली होती है। सर रजिस्ट्रेशन हमें समझ में आ गया। एक बार आप रिलीज़ के बारे में भी बता दो कि जब हमारी सिक्योरिटी रिलीज़ होगी, चार्ज जब हमारा रिलीज़ होगा तो उसके अंदर क्या स्टेप है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही है अगर हम लोग बात करें तो। सर यहाँ पे आपकी जो कंपनी होगी, अगेन कंपनी की ड्यूटी बनती है, कंपनीज ड्यूटी कि वो आरओसी को इन्फॉर्म करे अबाउट रिलीज या फिर अबाउट पेमेंट, कि भाई हमने यहाँ पे अपनी जो डेट लाइबिलिटी थी वो पे कर दिए, ख़त्म कर दिए। सर कितने दिन में बताना चाहिए, 30 डेज़ के अंदर बताना चाहिए, विद इन 30 डेज़। सर अगर 30 डेज़ में नहीं बताए तो एक्सटेंशन मिल सकता है क्या, बिल्कुल एक्सटेंशन इज़ अलाउड। एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मिलेगा कितने दिन का, 270 डेज़ का आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी टोटल आपको टाइम पीरियड जो यहाँ पे मिलेगा वो 300 डेज़ का मिलेगा। याद रखिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है दैट इज़ 120 डेज, 30 + 30 + 60, ठीक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड आपका रिलीज ऑफ चार्ज का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 30 + 270, 300 डेज का यहाँ पे टाइम दिया गया है। सर इतना ज़्यादा टाइम क्यों दिया गया है, क्योंकि अब किसी भी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर या फिर पब्लिक को नुकसान नहीं है, क्योंकि चार्ज तो रिलीज हो गया ना, तो अच्छी ही बात है, यानी पेमेंट वगैरह हो चुकी है, ना तो लेंडर को दिक्कत है, ना तो बोरोवर को दिक्कत है, ना तो थर्ड पार्टी को दिक्कत है। हाउएवर जब चार्ज क्रिएट हो रहा होता है तब तीनों की गले में अटकी हुई रहती है, एकदम गलत मत समझना, उनको गलत हो सकता है, उनके साथ जो उनके राइट्स हैं उनको वॉयलेट किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टाइम को रिड्यूस किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया, ताकि कोई गलत काम ना हो। सर अगर मान लीजिए कंपनी अनेबल होती है, कंपनी यहाँ पे नहीं बता पाती है आरओसी को विद इन द 30 डेज टाइम पीरियड, तो क्या यहाँ पे आपका अगेन जो लेंडर है वो मूव कर सकता है क्या लेंडर जाके यहाँ पे बता सकता है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। इनफैक्ट हम लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि लेंडर और थर्ड पार्टी, लेंडर या फिर एनी अदर पार्टी दोनों ही जाके भी यहाँ पे आपके आरओसी को बता सकते हैं। और आरओसी को जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रॉपर प्रूफ्स एंड एविडेंसेस के साथ कि चार्ज आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, रिलिंग्विश हो चुका है और बेहतरीन तरीके से पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। ये अपन को जानने वाली बात है। अच्छा याद रखिएगा, कंपनी जब भी अपना आरओसी को इन्फॉर्म कर रही होगी, कंपनी आरओसी को जब भी इन्फॉर्म कर रही होगी, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। हो सकता है कि कंपनी अपने फॉर्म पे क्रेडिटर का सिग्नेचर ले ले, अप्रूवल ले ले, क्रेडिटर्स असेंट, या फिर सर क्रेडिटर का असेंट ना लिया जाए, नो क्रेडिटर्स असेंट। सर अगर क्रेडिटर का असेंट लिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आरओसी जो है वो आपके रिलीज को रिकॉर्ड कर लेगा, विल रिकॉर्ड इट। बट अगर आपका असेंट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आरओसी रिकॉर्ड नहीं करेगा। इनफैक्ट आरओसी विल डू 2 थिंग्स, आरओसी विल नॉट रिकॉर्ड, और उसकी जगह वो क्या करेगा भाई, नोटिस भेज देगा। किसको नोटिस भेजेगा? नोटिस टू लेंडर या फिर क्रेडिटर, या फिर जिसको हम लोग इसकी भाषा में कहते हैं चार्ज होल्डर को यहाँ पे नोटिस भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा
कि भाई इन्फॉर्म करो, एक्सप्लेन करो। अगर आपका जो यहाँ पे क्रेडिटर है, चार्ज होल्डर जो है, अगर वो एक्सप्लेन करता है कि यार यहाँ पे अभी रिलीज ऑफ चार्ज शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, विल नॉट रिकॉर्डेड। बट अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि क्यों रिलीज ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो फिर सर आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। भाई क्योंकि तुम्हें मौका दिया था, तुमने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि क्यों रिलीज ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे रिलीज ऑफ चार्ज विल बी रिकॉर्डेड। एक बार बता दीजिए क्या ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, कोई डाउट नहीं है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें। परफेक्ट सर, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कि सर आपने बताया कि जब भी हम लोग चार्ज को क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें फीस पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है सर, 30 डेज में किया तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 30 डेज दिए तो एडिशनल फीस पे करना पड़ेगा, और 60 डेज लिए तो आपको एड वेलेरम फीस और साथ में एडिशनल फीस दोनों ही पे करना पड़ेगा। तो सर एक बार आप हमें बता दोगे यहाँ पे आपकी फ़ीस कितनी होती है? तो हम लोग कहते हैं सर फीस आपकी डिवाइडेड है इनटू नॉर्मल कंपनी फीस, सॉरी यहाँ पे अपन लोग कर लेते हैं टाइम, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्मॉल कंपनी, पहले आता है स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी, उनके लिए फ़ीस अलग है, और इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उनके लिए फ़ीस अलग है। सर क्या नॉर्मल कंपनी में हमारी डोरमेंट कंपनी भी आएगी क्या? द आंसर इज़ येस। डोरमेंट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी यहाँ पे स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी का केस अलग है, और आपका जो नॉर्मल कंपनी है उसका केस अलग है। सर अगर 30 डेज़ के अंदर आपने किया हुआ है तो फीस आपकी बड़ी ही सिंपल सी है, 400 रुपये और 600 रुपये। अरे वाह, बस बस सर कोई दिक्कत नहीं है, कितना 200 करोड़ का भी लोन ले लो, 400 रुपये और 600 रुपये की फीस है, उससे ज़्यादा नहीं है। सर दूसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं अगर आपने प्लस 30 डेज लिए तो आपके ऊपर लगेगा एडिशनल फीस। एडिशनल फीस सर हमारा कितना होता है? 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। इनके लिए 3 टाइम्स और इनके लिए 6 टाइम्स। सर 6 टाइम्स यानी कितना ही हो गया? 3600, इसका 6 टाइम्स, तो 3600 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 1200 रुपये हो गया, 1236। और सर अगर आपने प्लस 60 डेज लिया तो अब आपके ऊपर एड वेलरम फीस लग जाएगी, यानी कि 1200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे जो ये एडिशनल फीस के थे, साथ में आपके ऊपर लगेगा 0.025%। याद रखना परसेंटेज है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कर देना कि 0.025 मल्टीप्लाइड बाय सम, नहीं सर, 0.025% ऑफ लोन यहाँ पे आपका आ जाएगा फीस। और सर अगर नॉर्मल कंपनी है तो कितनी आ जाएगी? 3600 प्लस 0.05% ऑफ लोन अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका फीस हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इतना आपको यहाँ पे चार्ज पे क्रिएट करना, फीस पे करनी पड़ेगी। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। इस पे एक क्वेश्चंस भी आते हैं, हमने रेगुलर क्लास में किए हुए हैं, तो आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना ताकि आपको कोई भी तरीके का दिक्कत ना जाए। अच्छा सर, एक बंदा मेरे से आके पूछता है कि सर सरकार ने हमें बता दिया ठीक है, पर सरकार की बात मानने से फ़ायदा क्या होगा, या फिर अगर सरकार की बात नहीं मानी तो नुकसान क्या हो गया? नहीं करा रहे सर रजिस्टर चार्जेस को, क्या दिक्कत है, यानी क्या ही आन पड़ेगी? तो यहाँ पे सर लॉ बड़ा ही स्पेसिफिक है, लॉ आपको बड़े ही क्लियर बेसिस पे बताता है कि अगर आपने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तो उसके नुकसान होंगे, या फिर अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो अगर आपने चार्ज क्रिएट कराया तो उसके आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है सर, इतना चार्ज हो गया है, यू आर माई लव चार्जर, यू आर माई लव चार्जर। तो सर बहुत ज़्यादा चार्जेस हो गए, बट नॉनदलेस हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपने चार्ज नहीं क्रिएट कराया तो आपको 2 इम्पॉर्टेंट नुकसान होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस होते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस। सर 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस क्या है?
पहला पॉइंट तो हम लोग कहते हैं सर, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अगर कोई भी ऐसा क्रेडिटर है जिसने चार्ज क्रिएट नहीं कराया था, दैट क्रेडिटर विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सर कैसा ट्रीट किया जाएगा इसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे इसको ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, यानी आपने बेचारे की पूरी मेहनत पे पानी ही डाल दिया। आपने कहा कि भाड़ में जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तूने चार्ज क्योंकि क्रिएट नहीं किया तो वी डोंट केयर। यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका जो पूरा लोन एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। और सर यहाँ पे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, याद रखना, इट इज़ स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जो आपको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा बच्चों, आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे ट्रीट कर लिया जाएगा। और सर दूसरा हम लोग कहते हैं कि यार दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आता है वो ये है कि यू विल बी ट्रीटेड विथ लेस प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू अदर क्रेडिटर्स, या फिर यू विल नॉट बी गिवन प्रायोरिटी। यू विल नॉट बी गिवन प्रायोरिटी। सर इसका मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? अगर सर मान लीजिए सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अगर किसी और क्रेडिटर ने सब्सिक्वेंटली लोन देके चार्ज क्रिएट करा लिया था, तो यार ये जो आपका सब्सिक्वेंट चार्ज होल्डर होगा उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। सर एक एग्जांपल से समझाओ ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लोन, ये कंपनी है मेरी, ठीक है, ये मेरी यहाँ पे कंपनी है, कंपनी का नाम रख लेते हैं अपन टुनटुन मौसी प्राइवेट लिमिटेड, टुनटुन मौसी प्राइवेट लिमिटेड। सर टुनटुन मौसी प्राइवेट लिमिटेड ने ना पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था 2 करोड़ रुपए का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था 4 करोड़ रुपए का। सर लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था 3 अगस्त को, और पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था 5 सितंबर को। यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर लिया गया, चार्ज ऑन 6 सितंबर, और यहाँ पे चार्ज ऑन 15 सितंबर। तो सर हम लोग ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि यार प्रायोरिटी किसको दी जाएगी जब भी कंपनी लिक्विडेशन के फॉर्म में जारी होगी? तो यार याद रखना, ये पंजाब नेशनल बैंक वाले को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज पहले क्रिएटेड है, ठीक है। भले ही लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले दिया, पर चार्ज क्योंकि यहाँ पे पहले आपका स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक का क्रिएटेड है, इसलिए प्रायोरिटी यहाँ पे इसको मिलेगी, ठीक है। ये बात हम लोग यहाँ पे कहते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। ये भी अगेन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा सर अगला क्वेश्चन आता है मेरा, जो दिमाग में मेरे आ रहा है क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए आपने बताया रिलीज ऑफ चार्ज 300 डेज में कराना है, और साथ ही साथ में आप कह रहे हो कि यार हमें चार्ज को प्रॉपरली क्रिएट कराना है। सर अगर मान लीजिए कि गलती से मिस हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी तरीके का एरर हो जाता है, हमारा फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था, गलती से एरर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम इन चार्ज के सर्टिफिकेट्स को मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हैं क्या? या फिर जो हमारा रिलीज ऑफ चार्ज है अगर 300 दिन के भी ऊपर हो गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पे मोर देन 300 डेज के बाद भी चार्ज को रिलीज़ को रजिस्टर करा सकते हैं क्या कि रिलीज़ हो चुका है चार्ज? जब आप इसको भी यानी नोटिस में ले लीजिए, तो यहाँ पे लॉ कहता है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 तरीके की पावर्स हैं। सर 2 तरीके की पावर्स कौन सी है? पहली पावर है कि आपको अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो,
आपसे कोई ओमिशन हो गया था, कोई कमीशन हो गया था, कोई गलती हो गई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉडिफाई कर सकती है, उनके पास पावर है। और अगर आप रिलीज ऑफ चार्ज को रजिस्टर नहीं करवा पाए थे, तो सर इसको भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, यानी कि किसके पास पावर है? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। ये सारी चीज़ें आपका रीजनल डायरेक्टर कर सकता है। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक आप सभी लोग मेरे साथ होंगे, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार चैट में बता दो यार, एक बार देख लें यहाँ तक। मेरे ख्याल से तो सब कवर कर दिया। सर जब भी हम लोग चार्ज क्रिएट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ बताइए कि चार्ज के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? चार्ज के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? भाई कोई वेरीफाई भी तो करना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं सर, अगर आपका जो एसेट है अगर वो इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया, तो बात अलग होगी, और अगर इनसाइड इंडिया है तो बात अलग होगी। ओके जी सर। अगर इनसाइड इंडिया है तो कोई तकलीफ ही नहीं है भाई, तुम अपना जो डीड है वो सब साइन वाइन करा लेना कोई भी ऑथराइज पर्सन से, डायरेक्टर से, या फिर अपने भाई सीएस से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आउटसाइड इंडिया है तो सील ऑफ कंपनी लगा देना, सील ऑफ कंपनी, या फिर हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टर का सिग्नेचर ले लेना, सीएस का सिग्नेचर ले लेना, कोई भी ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर ले लेना, या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी चलेगा। ये नया बंदा आ जाता है यहाँ पे, इंटरेस्टेड पर्सन भी चलेगा। इंटरेस्टेड पर्सन यानी कौन हो गया? एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह चलेगा, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर यहाँ पे हमारा ये सब्सटैंशियल चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ से आपका मेजर क्वेश्चंस बनने की चांसेस रखते हैं, जहाँ से मेजरली चीज़ें आने की बात रखती है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और आ जाती है, जिसके बाद मेजरली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। वो है सर कि आपका जो चार्जेस है, आपका जो चार्जेस का डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसको हमें कितने समय के लिए प्रिजर्व करके रखना है। भाई आपको प्रिजर्व करके भी तो रखना पड़ेगा, ताकि आप, ऑब्वियसली बात है कि आपके पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहे और ये सब बातें रहे। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि यार आपको कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना चाहिए। सर रजिस्टर में दोनों ही तरीके की चीज़ें लिखी होनी चाहिए, आपका क्रिएशन ऑफ चार्ज एंड रिलीज ऑफ चार्ज। सर ये जो रजिस्टर है ये आप कितने समय के लिए संभाल के रखोगे? दिस डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट इन सेफ कीपिंग फॉर एंटायर लाइफ टाइम। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये रजिस्टर मेंटेन रहेगा, यानी कि जब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक आपको ये रजिस्टर मेंटेन करके रखना है लाइफ टाइम। ऑन दी अदर हैंड हम लोग कहते हैं कि यार आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे थ्रू विच आपने चार्ज क्रिएट किया होगा, document through which charge was created, आपका कोई कॉपी ऑफ एग्रीमेंट होगा, लोन एग्रीमेंट होगा, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होगा, प्लेज एग्रीमेंट होगा, कोई भी तरीके का एग्रीमेंट तो होगा ही ना, उस एग्रीमेंट की कॉपी को आपको संभाल के रखना है फॉर 8 ईयर्स। सर 8 ईयर्स कब से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जिस दिन आपने पैसा वैसा पे कर दिया था उसके 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। व्हाट्सअप, बहुत ही बढ़िया। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। एक बार मेरे को चैट में बता दो, हमने रफली अराउंड जो मैं देख पा रहा हूँ 40 मिनट्स के अंदर अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ये 5 से 7 नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लेते हैं कोई हमारा छूट तो नहीं रहा खुद।
एक पॉइंट आता है भाई 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 भाई। बला तोरी रामा बला तोरी रामा बला तोरी रामा बला तोरी भाई भाई। इनफैक्ट दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यार। क्या होगा मेरा सैड। सर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यार सबसे पहले तो अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है, अच्छा चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कराया है आरओसी के पास। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया ना चार्ज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विथ आरओसी, अगर आपने आरओसी के पास चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया है तो हम लोग कहते हैं कि तुमने भुआ को बताया, जैसे कुछ घरों में होती है भुआ, कुछ घरों में होती है मौसी, कि अगर तुमने उनको बताया है तो मानो या ना मानो मान लिया जाएगा कि पूरे गांव को अब खबर पहुंच चुकी है कि हमारे घर में क्या हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आरओसी को जैसे ही आपने इन्फॉर्म किया तो ये डीम्ड कर लिया जाएगा, डीम्ड दैट थर्ड पार्टी हैव इंफॉर्मेशन, that third party have information about the charge, तो भाई हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि द मोमेंट आपने आरओसी को बताया है तो यहाँ पे आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डॉक्ट्रिन लग जाती है। सर डॉक्ट्रिन का नाम क्या है, कोई बता सकता है? कोई तो यार, हमने बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ी हैं, जैसे आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। किसी को ध्यान है? अगर ध्यान हो तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। सर यहाँ पे लग जाती है हमारी वो वाली डॉक्ट्रिन जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और वो कहती है कि यार अगर एक बार आपने आरओसी को इन्फॉर्म किया हुआ है तो मानो या ना मानो मान लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड कि भाई पब्लिक को जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। और अगर पब्लिक को इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी अगर कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी के साथ तो इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि उसको ये नॉलेज थी। ठीक है सर, डॉक्ट्रिन का नाम आप ही बता दो। डॉक्ट्रिन का नाम है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि यार पब्लिक विल, जब भी पब्लिक कभी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो ये डीम्ड करके चलोगे, ये मान के चलोगे कि उन्होंने कंपनी के एसेंशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। सर एसेंशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके आरओसी के पोर्टल, एमसीए के पोर्टल पे अपलोडेड है। तो अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी मेरी चार्ज जिस प्रॉपर्टी पे क्रिएटेड है वो प्रॉपर्टी अगर परचेज कर लेती है विदाउट रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गोइंग थ्रू दिस चार्ज डॉक्यूमेंट, तो सर लेंडर जो होगा, क्रेडिटर जो होगा, वो सब्सिक्वेंटली उस थर्ड पार्टी से पैसा मांग सकता है, पैसा डिमांड कर सकता है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी को अगर प्रॉपर्टी बेच दी जिसके ऊपर आपका चार्ज क्रिएटेड था, तो ये आपका जो क्रेडिटर होगा वो इससे प्रॉपर्टी के बदले में पैसा मांग सकता है। और मज़े की बात ये है, ये जो आपका थर्ड पार्टी होगा ये डिनाई नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि आई हैड नो इन्फॉर्मेशन। सर और अगर चार्ज क्रिएट ही नहीं किया तो, चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया तो, अगर चार्ज रजिस्टर ही नहीं किया है, अगर क्रिएट ही नहीं किया है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि थर्ड पार्टी विल नेवर बी एक्सपेक्टेड टू हैव इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, है ना। बहुत ही बढ़िया सर, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से अगर उनको कोई आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इसके अंदर हैरानी की बात मुझे नहीं होगी। सर इसके अलावा हम लोग कहते हैं एक और छोटू सा टॉपिक आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर या फिर मैनेजर। सर मैनेजर या फिर रिसीवर कौन होता है? जो आपके प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा।
जो आपके प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, और ऑब्वियसली बात है कि आपका जो क्रेडिटर है उसको यहाँ पे देगा, है ना, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रॉपर्टी को, या फिर जो भी प्रपोर्शन है उसको मैनेज करेगा। सर रिसीवर या फिर मैनेजर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट। ठीक है, तो सर जब भी ये बंदा अपॉइंट होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको किस किस को बताना पड़ेगा। पहली बात तो कंपनी को बताओगे, दूसरी बात है आप अपने आरओसी को बताओगे, यानी ढिंडोरा संपूर्ण रूप से पिटना चाहिए, तो यहाँ पर आप आरओसी को भी बताओगे, ऐसा बात हम लोग कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो भाई आपको यहाँ पे कंपनी को भी बताना है और आरओसी को भी बताना है, जो भी बंदा आपका यहाँ पे अपॉइंट होगा। ठीक है सर, समझ में आ गए। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर और क्या हैगा। सर कोशिश कीजिएगा कि 30 डेज़ के अंदर ही बता दें फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, और सर आरओसी जो होगा वो इसको रजिस्टर करेगा। ठीक है, आरओसी विल रजिस्टर दिस पॉइंट। बस इतनी सी बात है, मेरे ख्याल से इसमें कोई और ज़्यादा पॉइंट है नहीं। सर जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसेस इन अ कंपनी। सर क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग करा लेना, पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे देना। बोर्ड मीटिंग का नोटिस सर कितने दिन में देते? 7 डेज़ का देते हैं बोर्ड मीटिंग्स नोटिस। सर नोटिस के बाद क्या होगा? बोर्ड मीटिंग होगी जिसके अंदर ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि हाँ भाई हमें तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ज वार्ज कर देते हैं। सर आप चेक करोगे कि आपका एओए जो है वो आपको अलाउ करता है ना, एओए अलाउ करना चाहिए। और फाइनली इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अगर आपका एओए अलाउ नहीं करता है, जस्ट इन केस अगर अलाउ नहीं करता है, तो आपको याद रखना है कि यार यहाँ पे आप जनरल मीटिंग करा के अप्रूवल लोगे, है ना, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग करा के यहाँ पे अप्रूवल लोगे, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आप फाइनली अपना जो फॉर्म वगैरह है वो फाइल कर दोगे विथ आरओसी कि भाई देखो हम ये चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात अपने यहाँ पे आती है। सिमिलरली हम लोग कहते हैं कि जब भी रिलीज ऑफ चार्ज होगा या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होगा तो यहाँ पे भी आप क्या कराओगे? बोर्ड मीटिंग का नोटिस दोगे, बोर्ड मीटिंग्स नोटिस, फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराओगे, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म फाइलिंग करोगे, और बस ख़त्म। बहुत ही बढ़िया बात है, मज़े ही मज़े, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग सी बात हो गई। अच्छा सर यहाँ पे ना आपके पास 2-3 इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आते हैं, एक बार वो केस लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं यार, ताकि आपको कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम में, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत जाए, आपको ऐसा होना चाहिए कि यार मस्त तरीके से एकदम मक्खन के तरीके से हमारी सारी चीज़ें एक बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा चार्ज के फॉर्म में वैसे बेसिकली लिखा क्या होता है, कौन से प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर रहे हो, कितना अमाउंट का क्रिएट कर रहे हो, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी रहेगी। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कितना अमाउंट का क्रिएट किया जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या उस पर कोई और प्रीवियसली चार्ज रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये सारी बातें आपके इसके अंदर आएगी जो आपको लिखना होगा। सर केस लॉ की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और मेरे दिमाग में आ गया, वो भी बात कर ही लेते। वैसे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल अगर पढ़ ले तो अच्छा ही है। सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कोई बैंक लोन दे रहा होता है तो वो कुछ बातों का ध्यान रखता है, कुछ चीज़ों को वो देखता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। यानी कि यहाँ पे बैंक जो है अपना ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कराता है। क्या कंडक्ट कराता है बच्चों? ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पे वो प्रोफेशनल को हायर करता है और वो कहता है कि यार एक बार चेक कर लो कि कोई प्रॉपर्टी में गलती तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये सब आप चेक कर लो। सर कहाँ कहाँ से चेक होता है? आरओसी के ऑफिस से चेक होगा, आपके एमसीए के पोर्टल से चेक होगा, और अगर कोई अदर पॉसिबल मेथड है तो वहाँ से भी ये चेक होगा। सर यहाँ पे जब भी हम लोग चेक कर रहे होंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे? सर यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे कि चार्ज पहले कोई प्रीवियसली क्रिएटेड है क्या, एनी प्रीवियस चार्ज क्रिएटेड। सर डिबेंचर होल्डर्स का क्या राइट्स है, कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह हुआ है क्या,
इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इन बातों को देखा जाएगा। सर इसके अलावा किस प्रपोर्शन में आपका चार्ज क्रिएटेड है, अगर क्रिएटेड है तो ये सारी बातें इसके अंदर हम लोग करेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे इंस्पेक्शन के लिए। ये सारी बातें आपकी आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इतना आपको यानी एकदम बढ़िया तरीके से आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि यार आपका दिस थिंग इज कॉल्ड एज सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है सर, अगर मान लीजिए इसके अलावा आप लोग और क्या डाल सकते हो? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, अगर कोई भी तरीके से चार्ज को अगर सेटिस्फाई किया गया है तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लेंगे कि यार हमारी जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसका इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, या फिर ऐसे ही एवी क्रिएट कर रखा है, कोई मॉडिफिकेशन अगर हुआ है तो उसके बारे में भी देख लेंगे। अच्छा, हम लोग कहते हैं अगर आप चार्ज में कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया है उसके बाद अगर आप मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो ना, तो भी वो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये बात हम लोग बड़ी क्लियरली कहते हैं। ठीक है सर, ये हम लोग आता है। सर अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ केस लॉज आते हैं, तीन केस लॉज इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आपके 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं। चलो इधर ही लिख के बता देता हूँ। ये केस लॉ प्लीज़ आपके पास अगर ना हो तो लिख लीजिए, दिस विल हेल्प यू। भाई सारे पन्ने मेरे जो नोट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उसका प्रिंट आउट है, और वो नोट्स वगैरह सारे कोई बात नहीं, रोते नहीं है, हम रोने लगते तो बात क्या होगी। चलो तो यार हम लोग जब रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी डिटेल में इसके शानदार तरीके के नोट्स बनाए थे, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास वो नोट्स होंगे। तो मैं भी उन नोट्स को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए, ऑब्वियसली बात है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। सर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास पहला केस लॉ जो आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का है, वो है हमारा क्या बच्चों? ये केस लॉ अगर आपके पास ना हो तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, वो है हमारा वॉल्क्सवैगन या जो भी वॉल्क्सवैगन कहते हैं इसको, वॉल्क्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री बाला प्रिंटोपैक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पूरा एग्जैक्टली नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना, वॉल्क्सवैगन इन द केस ऑफ वॉल्क्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो इस पर बुद्धि मत लगाना कि यार हमें पूरा ही नाम याद हो, अगर पूरा ही नाम याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यू शुड ट्राई कि आपके पास एटलीस्ट आपको ये ऊपर का नाम तो, फर्स्ट नेम तो याद होता है। वॉल्क्सवैगन तो इस बहुत ही इजी नाम मेरे ख्याल से। सर इस केस लॉ में क्या हुआ था? इस केस लॉ में सर इस कंपनी ने ना लोन दिया था इस दूसरी वाली कंपनी को, जो आपकी डेटर है उसको यहाँ पे लोन दिया था फॉर परचेसिंग कार। अब सर इन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, परंतु इनसे एक गलती हो गई कि इन्होंने ना चार्ज नहीं क्रिएट किया। ये भी आपका थी तो कंपनी, सर चार्ज क्रिएट करना था, चार्ज नहीं क्रिएट किया, चार्ज नॉट क्रिएटेड। क्या लगता है आपको, अगर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ होगा तो कितना ही बुरा हो गया होगा? सर इतना बुरा हो गया कि जब ये कंपनी आपकी लिक्विडेशन में गई, इंसॉल्वेंसी के अंदर, जब ये आपकी लिक्विडेशन में गई, किस में गई बच्चों? लिक्विडेशन में गई। जब ये कंपनी आपकी लिक्विडेशन में गई तो ये जो कंपनी ने लोन दिया हुआ था फॉर परचेसिंग कार, इसको बोल दिया कि ये आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। यानी सर गाड़ी भी गई और बोल भी दिया कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है ये, सिक्योर्ड क्रेडिटर से उठा के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बना दिया। सर एक बार वापस से रिपीट कर दीजिए
इस केस में क्या हुआ था कि वॉल्क्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने ना श्री बाला प्रिंटो पैक प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया था वो परचेसिंग कार। सर लोन पे कायदे से चार्ज क्रिएट करना चाहिए था, इन्होंने गाड़ी के ऊपर हाइपोथिकेशन वगैरह क्रिएट किया था, पर इन्होंने कोई भी तरीके का चार्ज नहीं क्रिएट किया। ये जो आपकी श्री बाला प्रिंटो पैक प्राइवेट लिमिटेड होती है, ये कल को लिक्विडेशन में चली जाती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। और ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये जो हमारी वॉल्क्सवैगन प्राइवेट लिमिटेड हो सॉरी वॉल्क्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो होगी, क्या इसको हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर के तरह मानेंगे या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तरीके से मानेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट बड़ा ही स्पष्ट भाषा में कहता है कि यार इस बंदे को तो हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे मानेंगे क्योंकि चार्ज क्रिएटेड नहीं था। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस आता है। सर दूसरा केस आता है सिमिलरली नेचर का है, एकदम ऑलमोस्ट ही सेम आप बोल सकते हो कि ये है सर यहाँ पे ऑलमोस्ट ही सेम तरीके का हमारे पास दूसरा केस आता है जो कि है आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस समीर कुमार भट्टाचार्य एंड अनदर्स। ठीक है, सर समीर कुमार बता ये इस केस में क्या हुआ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेम तरीके का केस है। इसके अंदर भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लोन दिया था, पर सर चार्ज नहीं क्रिएट किया, नो चार्ज क्रिएटेड। सर अगर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है, नो चार्ज क्रिएटेड, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगेन इस सिचुएशन में बोल दिया गया क्योंकि चार्ज क्रिएटेड नहीं है, कायदे से दे शुड हैव क्रिएटेड चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपकी लोन है ये बन जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बन जाएगा सर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट। क्योंकि यार आपको कायदे से क्या क्रिएट करना चाहिए था, यू शुड हैव क्रिएटेड चार्ज ओवर द प्रॉपर्टी, बट आपने क्रिएट नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में यू विल बिकम व्हाट, यू विल बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो तुमने जो भी उम्मीदें आज लगाई थी कि तुम्हें पैसा मिलेगा, घंटा जी कुछ ना मिलने वाला, एकदम तुम्हारा सैड माहौल हो जाएगा, कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, तो सर ये बात को आपको ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ पे साइकॉम लिमिटेड वर्सेस सुंदरेशा भट्ट सॉरी। तीसरा केस कौन सा आता है सर, साइकॉम लिमिटेड वर्सेस मिस्टर सुंदरेश भट्ट। सर इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर ये जो साइकॉम लिमिटेड होती है इसने लोन दिया होता है। ठीक है, लोन दिया होता है और सर लोन देने के बाद क्योंकि जो कंपनी होती है वो रीपे नहीं कर पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी जाती है, ये जो लेंडर होता है ये जाता है डीआरटी के पास। आपको पता होगा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल करके एक ट्राइब्यूनल होता है जहाँ से आप लोन वगैरह रिकवर कर सकते हो, पैसा रिकवर कर सकते हो। तो सर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाता है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इनके फेवर में ऑर्डर पास कर देता है, फेवरेबल ऑर्डर। सर ऑर्डर पास कर देता है और डायरेक्ट करता है कि ये जो कंपनी है उसके भाई कंपनी के एसेट्स को यहाँ पे बेच के पैसा रिकवर किया जाए। सर ये जो कंपनी होती है, जो दूसरी कंपनी होती है जिसका नाम यहाँ पे ABG शिपयार्ड्स है, ABG शिपयार्ड्स, ये चली जाती है आपकी इंसॉल्वेंसी में। और सर इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यार क्या ये जो साइकॉम लिमिटेड का जो लोन का फेवरेबल ऑर्डर है, क्या इसको हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे मानेंगे या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे मानेंगे। तो सर यहाँ पे साइकॉम क्या करता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आप जब IBC पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कि जो आपका लेंडर होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, अगर वो अपनी सिक्योरिटी गिव अप कर देता है फॉर द बेसिस कि यार
जब भी कल को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो आप मुझे प्रायोरिटी दोगे, यू विल गिव प्रायोरिटी टू मी, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सर यहाँ पे ये जो साइकॉम होता है, ये अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर होते होते भी अपने राइट्स को रिलिंग्विश कर देता है, बोल देता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने राइट्स गिव अप कर रहा हूँ, और आप जब भी लिक्विडेशन करोगे कंपनी का तो मेरे को प्रायोरिटी में रख देना। सर ऐसा ही होता है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और क्वेश्चन राइज होता है कि क्या साइकॉम को हम लोग प्रायोरिटी यहाँ पे देंगे या नहीं देंगे। तो कोर्ट कहता है, ट्राइब्यूनल कहता है, एनक्लैट का ये जजमेंट है, वो कहता है कि यार अगर आप यहाँ पे कायदे से देखो तो कंपनी के फेवर में एक ऑर्डर आ चुका था, यानी कि इनका जो राइट था वो क्रिस्टलाइज हो चुका था, इनके पास एक तरीके का सिक्योर्ड राइट था जो कि इन्होंने आईबीसी के अंदर गिव अप किया है। तो एज पर सेक्शन 56 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ही शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जबकि अदर पार्टी का क्या क्लेम था कि साइकॉम शुड बी ट्रीटेड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने चार्ज नहीं क्रिएट किया। बट यहाँ पे कोर्ट कहता है कि नहीं, नॉट बीइंग सेड, यहाँ पे क्लियरली साइकॉम के फेवर में एक डिसीजन आ चुका था और फेवरेबल ऑर्डर जो है वो अपने आप में साइकॉम को एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बना देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि आपका जो साइकॉम होगा उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा एंड ही विल बी पेड द मनी। ये हमारा क्या होता है बच्चों, तीसरा डिसीजन है। तो याद रखना, अगर आपको फैक्चुअली थोड़ा सा अंतर दिखता है तो इस केस को प्लीज़ याद रखिएगा, नहीं तो अदरवाइज जनरल रूल हमारा क्या है, जनरल रूल है कि अगर आपने कोई भी तरीके से चार्ज अगर क्रिएट नहीं किया प्रॉपर्टी के ऊपर तो यार उस सिचुएशन में आपका राइट खत्म हो जाएगा, नाउ यू विल बी ट्रीटेड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सर लास्ट केस हमारे पास यहाँ पे आता है जो कि है शालिनी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा केस है सर? प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर यहाँ पे आपका जो केस है ये केस का है सर, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इन्होंने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी सेक्शन 87 के अंदर, और ये कहा था कि यार अपने सफिशिएंट टाइम पीरियड के अंदर जो रियलाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। यानी वेरी सिंपली यहाँ पे जो ये होता है, क्या नाम है आपका, जो कंपनी होती है वो ये शो कर देती है कि नहीं भैया हमने तो प्रॉपरली सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था, हमने सब कुछ यहाँ पे किया था, कोई भी तरीके का डिले वगैरह नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि यस कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस जो ऑर्डर है जो आपके गवर्नमेंट ने पास किया है जहाँ पे इनको बोला गया है कि यार आपने बहुत ज़्यादा डिले के साथ अपना सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे बोल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है उसको यहाँ पे नलीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ पे केस में क्या हुआ भाई, इस केस के अंदर आपका जो कंपनी होता है, कंपनी ने ऑलरेडी पूरा पेमेंट कर दिया हो, यानी स्टार्टिंग से अगर शुरू करें तो सर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पेनल्टी लगाती है कंपनी के ऊपर फॉर डिले इन रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, फॉर डिले एंड फॉर डिले इन रजिस्ट्रेशन, फॉर डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है यहाँ पे, इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है यहाँ पे। और सर हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट कहता है कि हाँ यहाँ पे कंपनी जो थी उसने पूरा पेमेंट कर दिया था, कंपनी मेड द पेमेंट, और जो डिले वगैरह हुआ भी है, जो डिले हुआ भी है वो ड्यू टू फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी है। तो सर यहाँ पे वो कहते हैं कि डिले नहीं है, हाई कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि जो डिले है वो ड्यू टू
बहुत ही ऑब्वियस रीजंस के कारण से, देयरफॉर देयर इज़ नो सच डिले। और यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हुआ है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई भी एरर नहीं हुआ है। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल इसको रजिस्टर कर लेंगे और कोई भी तरीके की पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि ये जो कंपनी थी इसका एंटायर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया था। तो सर अगर मैनेजमेंट ही चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वगैरह करना या फिर रियलाइजेशन वगैरह कराना ये इतना आसान नहीं बचता। तो ऐसे सिचुएशन में यही बोला गया कि कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, जो स्लाइट डिले हुआ भी है दैट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन, तो कोई तरीके का यहाँ पे पेनल्टी वगैरह नहीं लग सकता। फाइनली इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली रैपअप होता है, कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। हमने बहुत ही शानदार तरीके से 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत डिटेल में जाके क्रिस्पली एक एक नोट बना के सर इसको याद किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने याद कर लिया है पूरे चैप्टर को। आई होप आपको इस मैराथन में मज़ा आया होगा, आपको बेहतरीन तरीके से याद हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के मैराथन के साथ मिलेंगे। और प्लीज़ अगेन बच्चों, अगर आपको ये मैराथन्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके इन ही प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।